नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बेड़थरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फिल्म एक्टिंग कोर्स का ये हमारा 20वां एपिसोड है और 20वें एपिसोड के दूसरे भाग में हम भावनात्मक स्मृति के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। इमोशनल मेमोरी, जिसके बारे में स्टैनिस्लॉवस्की के जो सूत्र हैं उनके बारे में हम आज फिर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये 20वां एपिसोड, जिसका दूसरा भाग। स्टैनिस्लॉवस्की की कक्षा में एक छात्र वान्या ने उनसे पूछा, वान्या से स्टैनिस्लॉवस्की सर ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे बताया था कि एक बार मोस्कविन, रूस के एक प्रसिद्ध अभिनेता, तुम्हारे शहर में आए थे और उन्होंने तुम्हारे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। क्या तुम 6 साल बाद उनके प्रदर्शन को इतनी स्पष्टता से याद कर सकते हो कि तुम्हारे भीतर वैसा ही उत्साह पैदा हो जाए जैसा उस समय हुआ था? वान्या ने उत्तर दिया और कहा कि शायद वे भावनाएं आज इतनी तीव्र नहीं होंगी, इंटेंसिटी उन भावनाओं की इतनी तीव्र नहीं होगी जितनी उस समय थी, लेकिन आज भी वे निश्चित रूप से मुझे आंदोलित करती हैं, आंदोलित कर देती हैं। उस पर स्टैनिस्लॉवस्की ने जानना चाहा कि क्या वह भावनात्मक स्मृति इतनी सबल है कि आज भी तुम्हारे मुंह को लाल कर दे और तुम्हारे हृदय को स्पंदित कर दे। वान्या ने उत्तर दिया, अगर वह अपने आप को उसमें पूरी तरह डुबो दे तो हाँ, कर सकती है। मेरे गाल भी लाल हो जाएंगे और मेरा जो हृदय है वो भी स्पंदित हो जाएगा। फिर दूसरे उदाहरण में उन्होंने वान्या से पूछा, जब तुम अपने जिगरी दोस्त की त्रासद मौत की याद करते हो, मतलब उसका दोस्त जो वान्या का, वो मर गया था और उसकी मौत बहुत त्रासद हुई थी, दुख भरी थी, पीड़ादायक थी। तो उन्होंने पूछा उससे कि तुम अपने उस जिगरी दोस्त की त्रासद मौत की याद करते हो जिसके विषय में तुमने बताया था कि तुम्हें मानसिक एवं भौतिक रूप में कैसा लगता है? वान्या ने कहा, मैं उस याद से बचना चाहता हूँ। मैं उस याद से बचना चाहता हूँ क्योंकि वह मुझे हतोत्साहित करती है, मुझे निराश करती है, मुझे उदास कर देती है। स्टैनिस्लॉवस्की ने तब कहा, वह स्मृति जो तुम्हें मोस्कविन के प्रदर्शन के समय उत्पन्न संवेदनों तथा मित्र की मृत्यु के समय उत्पन्न अनुभूति को फिर से जगा दे, वो भावनात्मक स्मृति कहलाएगी। ठीक जैसे तुम्हारी दृश्यात्मक स्मृति, किसी दृश्य को देखते हैं, हम फिल्म के एक दृश्य को देखते हैं और उस दृश्य के माध्यम से हम फिल्म को याद करते हैं। फिल्म में अलग अलग अंक से नहीं लेना। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कुछ डायलॉग बोला, फिर उसकी प्रतिक्रिया में प्रेम चोपड़ा ने कुछ डायलॉग बोला, वो हमको जो दृश्य सामने दिखता है वो हमारे स्मृति में अंकित हो जाता है। दृश्यात्मक स्मृति किसी भूली हुई वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति के मनचित्र को फिर से बना देती है। मान लो आप घर से निकल रहे हैं और आपको किसी ने बोल दिया आप तो ताला लगाना भूल गए घर के दरवाजे पे, तो आप फिर से दौड़ेंगे या फिर आप रिकलेक्ट करेंगे क्या क्या घटा। पहले आप बाहर निकले, फिर आपने सांकल लगाई, सांकल में वो ताला लगाया, ताले में फिर चाबी लगा के उसको घुमाया। ये सब जो है वो दृश्यात्मक स्मृति, फिर से हम उसको याद कर लेंगे। तो ठीक जैसे तुम्हारी दृश्यात्मक स्मृति किसी भूली हुई वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति के मन चित्र को फिर से बना देती है, उसी प्रकार तुम्हारी भावनात्मक स्मृति पूर्व में अनुभव की हुई भावनाओं को वापस ला सकती है। इसीलिए अभिनय की एक परिभाषा है कि रिलीविंग एन इमोशन विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड एज ए ह्यूमन बीइंग। आपने मानव होने के कारण जो भोगा है, जो आपके साथ गुजरा है, उसको फिर से जीना, यही अभिनय होता है। यह हो सकता है कि पहले तुम्हें ऐसा लगे कि उसे बुलाया नहीं जा सकता, तभी अचानक कोई सुझाव, कोई विचार, कोई परिचित वस्तु उन्हें फिर से पूरी शक्ति के साथ ला खड़ा करती है। कभी ये भावनाएं पहले की तरह सबल होती हैं, कभी उससे कमज़ोर होती हैं, कभी वह सशक्त भावना लौटती है तो लेकिन बदले हुए रूप में। कई बार हम उस विशेष अनुभव विशेष को याद करके उदास हो जाते हैं, हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है। तो तुम किसी त्रासद घटना को याद करने से अब भी डरते हो। इससे हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि तुम में भावनात्मक स्मृति है, लेकिन अभी भी वह इतनी निर्देशित नहीं है कि वह तुम्हारे रंगमंच पर आते ही तथा कुछ वैसी ही नाटकीय परिस्थितियों से संघर्ष प्रारंभ होते ही बिना किसी कहीं सहायता के सजग रूप में जाग उठे। इसके बाद स्टैनलीवास्की ने भावनात्मक स्मृति और हमारी पांचों इंद्रियों से संबंध संवेदनात्मक स्मृतियों का अंतर स्पष्ट किया। उनके अनुसार ये स्मृतियाँ एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों में आँखें सर्वाधिक ग्रहणशील होती हैं, संवेदनाएं ग्रहणशील होती हैं। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों में आंखें सर्वाधिक ग्रहणशील होती हैं। इसके बाद कानों की संवेदनशीलता आती है, इसलिए आंखों और कानों की स्मृतियाँ हमारे मनोजगत में विशेष रूप से होती हैं। कुछ चित्रकार ऐसे भी हुए हैं जिनकी अंतर्दृष्टि इतनी सबल रही कि वे अपनी स्मरण शक्ति के सहारे उन व्यक्तियों के चित्र बना देते हैं जो अब जीवित नहीं हैं। ये भावनात्मक स्मृति की बात है। कुछ गायकों में भी ऐसी सामर्थ्य मिलती है जो सुने हुए पूरे स्वर संधान को अपने मन में बिठा लेते हैं और उसे फिर सुना देते हैं। कुछ अभिनेताओं की आंखें और श्रवण शक्ति इतनी समर्थ होती है कि उनके माध्यम से ग्रहण किए हुए अनुभवों को वे जीवंत रूप में पुनः प्रस्तुत कर देते हैं। वे अपनी कुछ विशिष्ट अनुभवों की छाप अपने मनोजगत पर बना लेते हैं और फिर सभी प्रकार के दृश्यात्मक और शाब्दिक बिंबों को, जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा, उसकी अभिव्यंजना, शरीर की रेखा, चाल, गतिविधियाँ, वाणी, स्वभाव, कंठस्वर, वेशभूषा, जाति विशेषताएं आदि फिर से बुला लेने में समर्थ होते हैं, क्योंकि उनका जो देखना है, उनका जो महसूस करना है वो हृदय से होता है, अंदर से होता है। और जब हम कोई चीज़ को भावनात्मक रूप से ग्रहण करते हैं तो वो लंबे समय तक हमारी भावनात्मक स्मृति में सहेज ली जाती है। वैसे तो जो भी हमारे साथ गुजरता है दिन भर में या बहुत पहले भी, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अविस्मरणीय बन जाता है और हमारे अवचेतन मस्तिष्क में लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब उसके बाद दृश्यात्मक स्मृति से संपन्न कलाकार उसको बिल्कुल जैसी, अब दृश्यात्मक जो इनकी स्मृति है तेज संपन्न कलाकार जैसी उनसे अपेक्षा की जाती है, देखने में विशेष रूप से रुचि लेते हैं। फिर तदनुरूप भावनाएं भी उनमें जाग जाती हैं। कुछ अन्य कलाकारों की रुचि रूपायित हो रहे व्यक्ति के शब्दों, उसकी वाग व्यापार, उसके संवाद अथवा कंठ स्वर में विशेष रूप से होती है। उनकी प्राथमिक चेतना उनकी शब्द स्मृतियों को आगे बढ़ा देती है। एक छात्र ने स्टैनिस्लॉवस्की से पूछा कि अन्य ज्ञानेंद्रियों के संवेदनों की क्या स्थिति है, क्या अभिनेता को उनकी भी अपेक्षा होती है? स्टैनिस्लॉवस्की ने जवाब दिया कि निश्चित रूप से। अब ये दो नाटकों की बात कर रहे हैं कि चेखव ने इवानोव नाटक के आरंभिक दृश्य के 3 पेटू वीरों के संबंध में सोचो। तुम्हें उस दृश्य को प्रदर्शित करना है कुछ इस प्रकार की तुम्हारे और हमारे दोनों के मुंह में पानी आ जाए। पेटू वीरों की, तो वहाँ पे एक दृश्य में वो कुछ खाने की पीने की चर्चा की जाती होगी। यहाँ करने के लिए तुम्हें किसी स्वाद भरी चीज़ की खाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी विशद स्मृति को जगाने को मजबूर होना पड़ेगा, अन्यथा तुम उस दृश्य को अतिरंजित कर दोगे, तुम्हें किसी प्रकार के स्वाद का आनंद नहीं आएगा अगर हम उस स्मृति को जगा नहीं सकते तो। एक छात्र ने जानना चाहा कि स्पर्श के बोध का कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। स्पर्श के बोध का कहाँ प्रयोग किया जा सकता है? तो स्टैनिस्लॉवस्की ने बताया कि ईडिपस नाटक के उस दृश्य की ओर संकेत किया जिसमें सम्राट अपनी आंखें फोड़ लेता है और स्पर्श के सहारे ही अपने बच्चों को पहचानता है। इंद्रिय बोध के इस प्रसंग को समाप्त करते हुए कहते हैं कि सर्वाधिक पूर्णता की सीमा तक विकसित तकनीक को भी कला के नैसर्गिक स्वरूप के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। फिर स्टैनिस्लॉवस्की सर आगे बताना चाहते हैं कि उनके अपने लंबे अनुभव के आधार पर कहते हैं कि किसी भी प्रणाली में प्रशिक्षित किसी भी देश का कोई भी अभिनेता उस ऊंचाई को छूने में समर्थ नहीं दिखलाई दिया जहां प्रकृति के प्रशिक्षण में रहकर कलात्मक अंतर्दृष्टि पहुंचा सकती है। हमें इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए
कि हम अपनी जटिल प्रकृति के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों से तो न तो परिचित हैं और न वे हमारी और हमारी चेतना के निर्देश के अधीन ही हैं। केवल प्रकृति तक उन तक पहुँच है। आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं, शांत भाव से आप नदी के बहाव को देख रहे हैं, वो प्रकृति का जो सानिध्य है, क्योंकि प्रकृति में कहीं भी किसी प्रकार की बनावट नहीं होती, स्वाभाविक होती है, वो वास्तविक होती है। तो वो जो अनुभव होते हैं वो बहुत गहरे उतर जाते हैं हमारी आत्मा के अंदर। जब तक हम उसकी सहायता नहीं लेते तब तक हमें अपनी जटिल रचनात्मक उपकरण पर आंशिक अधिकार से ही संतोष करना पड़ेगा। हमारी गंध, स्वाद और स्पर्श की संवेदनाएं व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं, नाट्य कला में कभी महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं। तथापि हम जहाँ तक हमारी भावनात्मक स्मृति को प्रभावित करने की बात है, उनकी भूमिका सहायक की होती है। बाकी जो चीज़ क्या है, अंतः प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा जो मिलती है, मोटिवेशन अंदर से आता है। स्टानिस्लावस्की ने वान्या के माध्यम से भावनात्मक स्मृति के संबंध में आगे विचार किया कि वह कैसे बनती है, कैसे विकसित होती है, कैसे बदलती है, कैसे रूपायित होती है इत्यादि। वान्या ने एक दिन सड़क पर अपनी आंखों के आगे भयानक दुर्घटना देखी। एक बूढ़े आदमी को एक बड़ी लारी बस ने कुचल दिया। वान्या का मन अत्यधिक संवेदना से भर उठा। वहाँ खून छितरा हुआ पड़ा था, उसकी मांसपेशियाँ, उसकी पेट की आंतें बाहर बिखरी पड़ी थी। वान्या जो है बहुत बुरी तरह बहुत प्रभावित हुआ और उसका मन जो है बहुत बड़ी वेदना से भर गया। लेकिन एक दो दिन के बाद जब वहाँ से गुजरा, उसने देखा कि वहाँ उस रास्ते दुर्घटना का कोई चिन्ह शेष नहीं है। उसके मन में आया कि दुनिया ने तो उसे भुला दिया, लेकिन उसके बीवी बच्चे भूखे मर रहे होंगे, किसके, बूढ़े के। उसके मन में आया, उसे लगा कि यह दुनिया बड़ी क्रूर है, यहाँ बस अन्याय और अत्याचार है। उसके 7-8 दिन बाद जब वहाँ से वह गुजर रहा था तो उसने देखा कि उस स्थान पर हिमपात हो रहा है, बर्फ़ गिर रहा है। जहाँ उसने पहले रक्त प्रवाह देखा था, वहाँ अब इंद्रधनुषी रंगों से अभिरंजित बड़ा मनोरम दृश्य था। वह दुर्घटना, बहता हुआ खून, सड़क पर पड़ी हुई वह काली आकृति, आकाश में चमकता सूर्य, उसे लगा यही सच है। सड़क पर गाड़ियाँ आ जा रही थी, पीढ़ियाँ अनजान क्षितिजों की यात्राएं कर रही थी। तब सारा परिदृश्य जो था भयानक था, अब वही भव्य लग रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, भव्य। लेकिन तभी उसकी स्मृति में उसकी आंखों के आगे दूसरा दृश्य खड़ा कर दिया। बहुत दिन हुए सड़क से लगी हुई एक पगडंडी पर एक बंदर मरा हुआ पड़ा था और एक टूरिस्ट जो है बड़ा भाव विभोर होकर उसे देख रहा था। वो टूरिस्ट रो रहा था। फिर उसने झुककर उस बंदर के मुंह में संतरे की कुछ फांकों से रस निचोड़ा। उसे लगा कि उस भिखारी की मृत्यु की तुलना में इस दृश्य ने उसे कहीं अधिक प्रभावित किया है। उसकी स्मृति उसके मनोजगत में कहीं गहरी है। उसके मन में आया कि अगर उसे मंच के ऊपर उस बूढ़े के साथ हुई दुर्घटना को प्रदर्शित करना हो तो उस मरे हुए बंदर के साथ घटित हुए प्रसंग से कहीं अधिक सामग्री प्राप्त होगी। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ऐसा करने की इच्छा उसमें क्यों जाग रही है। वान्या ने यह सब सुनने के बाद स्टानिस्लावस्की ने कहा कि हमारे मनोजगत में जो कुछ होता है वह उसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम में से सभी ने अनेक घटनाओं को देखा जिसकी स्मृति हमारे मन में होगी, लेकिन क्या कि हम केवल प्रभावपूर्ण विशेषताओं को ही स्मृति में सुरक्षित रख पाते हैं, जो बहुत गहरे से हमारे को छूती है ना। इनकी विस्तृत बारीकियों को नहीं। इन्हीं प्रभावों के आधार पर संबंधित अनुभवों को लेकर सघन, गहरी और परिव्याप्त संवेदनात्मक स्मृति हमारे मन में बनती है। एक बड़े ही विस्तृत स्मृति प्रभाव का समाहार होती है, पूरा विवरण होती है वो। वह विशुद्ध, घनीभूत, सुव्यवस्थित, सारगर्भित और वास्तविक घटनाओं से कहीं अधिक तीव्र होती है वो सब स्मृति। समय हमारी भावनात्मक स्मृतियों के लिए एक विलक्षण छलनी का कार्य करता है। उसके साथ ही समय बहुत बड़ा कलाकार होता है। वह केवल विशुद्ध ही नहीं करता वरन कष्टप्रद वास्तविक स्मृतियों को भी मनोरम कविता में रूपांतरित कर देता है। एक छात्र ने जानना चाहा कि महान कवि और कलाकार फिर भी प्रकृति से ही सामग्री लेते हैं। स्टानिस्लावस्की ने समझाते हुए कहा, लेकिन वो उसका फोटोग्राफ नहीं खींचते,
उनकी विषय वस्तु उनके व्यक्तित्व के भीतर से होकर गुजरती है। वह जो कुछ उन्हें देती है वह उनकी भावनात्मक स्मृति के संग्रहालय से ली गई सामग्री से परिपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर ने अपने नायकों और खलनायकों को अन्य लोगों की कहानियों से लिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने उन्हें जीवंत रूप प्रदान कर दिया। उनके मन चित्रों में अपनी भावनात्मक स्मृति के स्फटिक चमकीली वस्तु को संजोते हुए समय ने उनकी धारणाओं को इतना सुस्पष्ट और काव्यात्मक बना दिया कि वे उनकी रचनाशीलता की विलक्षण सामग्री बन गए थे। कोई भी लेखक को लिखता है, समाज में जो होता है उसी से प्रेरणा मिलती है, उसी से वो लिखता है। तो उसके पास कल्पना का अथाह सागर रहता है, समुद्र रहता है, फिर वहाँ से वो चुनता है और वो जो वास्तविकता में उसने देखा है समाज में जो घट रहा है हो रहा है उसको उसके कल्पनाशीलता से मिला के और एक नई चीज़ को वो जन्म देता है, जिसको हम रचना बोलते हैं, जिसको हम क्रिएशन बोलते हैं, जिसको हम साहित्य बोलते हैं। जैसी इस भावनात्मक स्मृति को कैसे रूपायित कर सकते हैं। अब प्रश्न क्या है कि क्या तुम हमारी भावनात्मक स्मृति को वैसे ही रूपायित कर सकते हो जैसी वे वास्तव में होती हैं। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया स्टैनिस्लॉवस्की ने कि कल्पना करो कि बहुत सारे घर हैं, हर घर में बहुत सारे कमरे हैं, हर कमरे में बहुत सारे अलमारियां हैं, उनमें बहुत से खाने हैं, अनेक छोटे छोटे खाने, उनमें न जाने कितने डिब्बे हैं और उनमें से किसी एक में कहीं छोटा सा मनका है। सही घर, सही कमरा और सही खाना, यह हमारी उपखाना यह सही उपखाना खोज लेना आसान है, लेकिन सही डिब्बा खोजना बड़ा मुश्किल है। कहाँ वे तेज आंखें जो उस छोटे से मनके को खोज लेंगी जो आज अचानक लुढ़क पड़ा, एक क्षण के लिए चमका, फिर दृष्टि से ओझल हो गया। केवल सौभाग्य से ही वह फिर कभी मिलेगा। तुम्हारी स्मृति के अभिलेखागार में, संग्रहालय में कुछ ऐसा ही है। उसमें भी वे अनेक विभाग, संभाग, उपभाग हैं, कुछ अन्यों की तुलना में अधिक पहुंच के भीतर है। समस्या है उन मनोभावनाओं को फिर से पकड़ पाने की। एक बार उल्का के समान चमक उठी थी, वो एक बार बिजली जैसे चमकती है आकाश में, वो चमकती है फिर खो जाती है। अगर वो सतह के पास रहती तो तुम्हारे पास वापस आ जाती है, तो तुम्हें अपने भाग्य को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन यह मत सोचो कि वह चीज़ तुम्हें फिर से पालोगे। कल उसके स्थान पर कोई उससे बहुत ही अलग प्रकट वस्तु होती है। उसके प्रति आभार प्रकट करो, किसी और चीज़ की आशा न करो। अगर तुम यह सीख लो कि कैसे इन बार बार आती स्मृतियों को ग्रहण किया जा सकता है, तो वे नई स्मृतियाँ बनने के साथ तुम्हारी भावनाओं को बार बार आंदोलित करेंगी और करने में समर्थ होंगी। तुम्हारी अंतरात्मा धीरे धीरे अधिक संवेदनशील बन जाएगी और बार बार दोहराए जाने के बाद कारण प्रभाव में हल्के हो गई भूमिका की भावों के साथ नई उष्मा के साथ टकराएगी। तो जब अभिनेता की प्रतिक्रियाएं अधिक सबल होती हैं तो अंतः प्रेरणा उत्पन्न होती है। देखिए, कोई भी चीज़ है, आपका आंतरिक द्वंद्व है। आपने कोई चीज़ देखी, आपके मन में कोई भावना उठी, आपके मन में जो भावना उठी उससे जुड़ी हुई कोई दूसरी भावना, वस्तु, वो आपके सामने, आंखों के सामने आई। क्योंकि मन जो है बहुत तेज़ी से भागता है। मन को एकाग्रचित करना बड़ा मुश्किल है। तो हम कोई चीज़, हर चीज़ जब चीज़ देखते हैं उस वस्तु का, हमारे पास शब्द का वहाँ इकट्ठा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, उसके शब्द चित्र इकट्ठे होते हैं, चित्र इकट्ठा होता है। हम बोलते हैं प्रकाश, तो प्रकाश का चित्र है हमारे पास, अंधेरा तो अंधेरे का चित्र हमारे मन में बनता है। तो जब अभिनेता की प्रतिक्रियाएं अधिक सबल होती हैं तो अंतः प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त संयोग से कभी तुम्हारी ही हो गई अंतः प्रेरणा का पीछा करने में समय बर्बाद न करो। उस बीते हुए कल की तरह, बचपन की खुशियों की तरह, अपने पहले प्यार की तरह फिर से नहीं पाया जा सकता। जो हो चुका वास्तविकता में वो नहीं हो पाता। उससे मिलती जुलती कोई भावना उत्पन्न होगी बचपन की। आज के लिए नई और ताज़ी अंतः प्रेरणा उत्पन्न करने की कोशिश में लगो। वो कहाँ से मिलेगी? प्रकृति से। प्रकृति से आपकी जो विषय वस्तु है, नाटक की, फिल्म की, डायलॉग्स हैं, वहाँ से मिलेगी आपको। यह मान लेने का कोई कारण नहीं कि आज की अंतः प्रेरणा कल की अंतः प्रेरणा से अच्छी नहीं होगी। हो सकता है वह उतनी विलक्षण न हो, लेकिन वह लाभ तो होगा कि तुम्हें आज मिलेगी। तुम में रचनात्मक स्फुलिंग, मतलब एक लय जिसको बोलते हैं, उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी आत्मा की गहराई से वह स्वाभाविक रूप में उठी होगी। कौन कह सकता है कि किसी सच्ची अंतः प्रेरणा का जागना अधिक अच्छा है?
प्रत्येक अंतःप्रेरणा अपने ही रूप में विलक्षण होती है, बशर्ते चेतना से ही उत्पन्न हो। मतलब वो अंतःप्रेरणा जो है जो हमारी चेतना शक्ति है, जो हमारा कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, वहाँ से उत्पन्न हो। तो भाई लोगों, ये हमारा भावनात्मक स्मृति पे 20वें एपिसोड का दूसरा भाग था। और ये भावनात्मक स्मृति जो है, ये विषय बहुत विशद है, बहुत विस्तारपूर्वक विषय है ये। तो अब हम इसके बारे में अगली चर्चा कि भावनात्मक स्मृतियों को फिल्म के सेट पर, रंगमंच पर किस प्रकार से सहायता मिलती है। मतलब जब आप रंगमंच पे जाते हैं तो पार्श्व संगीत है, फिर उसके बाद दृश्यात्मक प्रॉपर्टीज़ जो वहाँ रहती हैं, उन सब से क्या सहायता मिलती है, और फिर उसके बाद उस सहायता से हमारे मन में उठने वाली जो भावनाएं हैं वो कैसे प्रभावित होती हैं, इसके संबंध में हम हमारे 20वें एपिसोड के तीसरे भाग में फिर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।